नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। हमारे पास उनके जीवन से जुड़े कुछ दस्तावेज और लेख हैं और ये कहानी है रामेश्वरम के तट से राष्ट्रपति भवन तक की एक असाधारण सफर। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतने सीमित साधनों के बीच से निकलकर एक युवा ने भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन खास बातों को सामने लाएं जो डॉक्टर कलाम की कहानी को सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं बनाती बल्कि एकदम अलग बनाती हैं। जैसे ये तो हम सबने सुना है कि बचपन मुश्किल था, नंगे पैर स्कूल जाना, घर चलाने में मदद के लिए वो अखबार बेचना, पर जो बात इन लेखों में उभरती है वो उनका नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। इन स्रोतों में आप कहीं भी मुश्किलों का रोना नहीं देखेंगे, मतलब शिकायत नहीं है, बल्कि एक अजीब सी सकारात्मकता है। जैसे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की बात करें, बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक था उस वक्त। फीस जुटाना मुश्किल था तो उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए। और वहां का वो मशहूर किस्सा भी है, एक प्रोफेसर वाला, उन्होंने डिजाइन को खारिज कर दिया और कहा सिर्फ 3 दिन है, नया बनाओ। कहते हैं वो 3 दिन वो सोए नहीं थे ठीक से, और शायद यहीं से वो जज्बा जागा समस्याओं से लड़ने का, हल निकालने का। इसने उनके वैज्ञानिक जीवन की नींव रखी असल में। हाँ बिल्कुल, और यही जो डिटर्मिनेशन है ना, वो हमें उनके अगले पड़ाव में साफ दिखता है। DRDO और फिर ISRO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इन दस्तावेजों में उनके शुरुआती काम का जिक्र है, खासकर भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। हाँ, SLV-3 ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था। 1980 में जब इसने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला तो ये एक तरह से भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया स्पेस में। सही बात है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था वो। बिल्कुल। और SLV-3 की सफलता के बाद ही उनका ध्यान गया मिसाइल तकनीक की तरफ। अग्नि, पृथ्वी, है ना, इन मिसाइलों के डेवलपमेंट में उनका जो नेतृत्व था वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, वो उस वक्त की जो भू राजनीतिक जरूरतें थीं उसमें भारत की ताकत को स्थापित करने का एक अहम कदम था। हाँ, और इसी वजह से तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। एग्जैक्टली, वो पहचान आज भी जुड़ी है उनसे। लेकिन बात सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं रुकी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2002 में उनका राष्ट्रपति बनना वो एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। और जैसा ये स्रोत्री भी बताते हैं, वो कोई पारंपरिक राष्ट्रपति नहीं थे। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए, खासकर बच्चों के लिए। उनसे सीधे बात करना, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए कहना। हाँ, उनका वो मशहूर कोट है ना, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका जीने का तरीका था शायद। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे इतनी वैज्ञानिक ऊंचाई, राष्ट्रपति पद की गरिमा, इसके साथ साथ वो जमीन से जुड़े रहे, बेहद सरल। कई लेखों में जिक्र आता है कि उन्होंने अपनी लगभग सारी बचत, सैलरी वगैरह दान कर दी। हाँ, शायद यही वजह है कि लोग उनसे इतना कनेक्ट करते थे। वो हमेशा खुद को एक टीचर मानते थे, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। बिल्कुल, उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा पक्का हो, मेहनत हो, तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। उनकी विनम्रता, उनकी देशभक्ति सब मिसाल है। और उनका अंत भी देखिए ना, अपने सबसे पसंदीदा काम को करते हुए हुआ। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में स्टूडेंट से बात कर रहे थे। वो हमेशा कहते थे, देश को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे एक व्यक्ति का बदलाव एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। उनकी विरासत सिर्फ तकनीकी या राजनीतिक नहीं है, ये गहरी नैतिक है, प्रेरणादायक है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, डॉक्टर कलाम की असली विरासत क्या है? क्या वो मिसाइलें हैं? क्या वो राष्ट्रपति का पद है? या फिर वो उम्मीद है जो उन्होंने करोड़ों लोगों के मन में जगाई कि कोई भी बच्चा कहीं से भी उठकर बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।